इस फैंटेसी से भरी कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर के एक लुडलो नाम के टाउन को दिखाते हुए। ये टाउन इसीलिए फेमस हुआ करता था क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा कब्रिस्तान होता है जहाँ पर सिर्फ मरे हुए जानवरों को लाकर दफनाया जाता था। इस जगह के बारे में लंदन के सारे लोग जानते थे और जिसके भी घर के सबसे प्यारे एनिमल्स मर जाते तो वो उन्हें यहीं पर लाकर दफनाते। अब हमें एक नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि भले ही इन एनिमल्स के ग्रेवयार्ड होने के बावजूद इस जगह से थोड़ा सा आगे एक बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड होता था, लेकिन कहते हैं कि ये प्लेग्राउंड बहुत ही ज्यादा श्रापित है। यहाँ पर इविल का कब्जा है और अगर किसी भी मरे हुए इंसान या फिर एनिमल को वहाँ पर जाकर दफनाया जाएगा तो कुछ समय के अंदर वो वापस से जिंदा हो जाता था। लेकिन जब वो जिंदा होता है तो उसके अंदर इविल पावर्स मौजूद होंगी और वो इविल के कंट्रोल में होगा। ऐसी मान्यताएं वहाँ के आम लोगों की थी, लेकिन इन सारी चीजों को कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था जो कि रियल भी होती हैं। इसी वजह से एनिमल के ग्रेवयार्ड से आगे जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी उस इविल ग्राउंड तक पहुंच ना पाए। और उन लोगों की एक और मान्यताएं थी कि अगर एनिमल की ग्रेवयार्ड में जानवरों की डेड बॉडी को दफनाएंगे तो उन सभी की आत्माएं इविल से इंसानों की रक्षा करती थी। लेकिन अब मॉडर्न जमाने के अंदर कई लोग इसके ऊपर भरोसा करते थे तो आधे से ज्यादा लोग इसे एक अफवाह मानते थे। अब हमें उस टाउन का एक आदमी दिखाया जाता है जिसका बेटा टिमी इतने सालों बाद जंग से वापस लौटा था, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि वो जंग में मारा गया। टिमी की डेड बॉडी तो उसके फादर के पास छोड़ दी गई थी। टिमी का फादर इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और वो बिना किसी को बताए सीधा अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर चला जाता है उस इविल ग्राउंड के अंदर। यानी कि वो सच में इविल पावर देकर अपने बेटे को वापस जिंदा करना चाहता था। टिमी के फादर ने जल्द से जल्द उसकी डेड बॉडी को इविल ग्राउंड में दफना दिया और जैसे ही वो 10 मिनट के लिए आगे बढ़ा तभी अचानक टिमी जो मर चुका था वो इविल पावर के कारण जिंदा हो जाता है। उसने तो अपने ही कुत्ते को पकड़ लिया और उसे जान से मारकर खा गया। टिमी का फादर इससे बहुत ज्यादा खुश तो हो रहा था, लेकिन अब उसका बेटा इविल बन चुका है। अब हमें उस टाउन के अंदर जूड नाम का एक और लड़का दिखाया जाता है। जूड यहाँ पर अपने मॉम एंड डैड और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। हालांकि उसने कई साल इस टाउन में बिताए थे, पर अब उसके फादर चाहते थे कि जूड अपनी फैमिली एक नए सिरे से शुरू करे, वो भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जाकर। दरअसल बात ये होती है कि जूड के फादर को उस डेविल ग्राउंड के बारे में पहले से ही पता था और वो इन पर भरोसा भी करते थे, इसीलिए वो कभी नहीं चाहते कि उस डेविल की नजर मेरे बेटे या फिर मेरे फैमिली पर पड़े। हालांकि इन डिटेल बातों के बारे में जूड के फादर ने उसे कभी नहीं बताया था। वो तो सिंपली कहते हैं कि तुम बड़े शहर में जाओगे तो बड़े सपने देखोगे। जूड यहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट में आ जाता है और तभी उसकी मुलाकात टिमी के फादर से हो रही थी। हमें पता चला कि जूड टिमी का बचपन का दोस्त है, इसीलिए अब जूड ने टिमी के फादर से पूछा कि आखिरकार टिमी आर्मी से लौटा कि नहीं। टिमी का फादर तो कह देता है कि वो आ चुका है, पर उसने जूड को असली सच्चाई नहीं बताई। दरअसल टिमी का फादर सुपरमार्केट से कई सारे मीट खरीदने आया था ताकि वो अपनी टिमी जो कि इविल बन चुका होता है उसे खाना खिला सके, और ये चीजें तो अब तक सारे लोगों से अनजान रहती हैं। जूड अब कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ से चला जाएगा, इसीलिए वो अपने फादर के साथ अपना फेवरेट मैच देखने चला आता है। ये एक आइस हॉकी टाइप का गेम होता है जिससे कि सभी लोग बर्फ के ऊपर दौड़ कर खेलते थे। जूड अपने फादर के साथ वो मैच देखने में बिजी हो गया। जूड का वहाँ पर एक और बेन नाम का दोस्त होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जूड ने तो उसे सीधा इग्नोर ही कर दिया, जैसे कि उनका कोई पास्ट बैड एक्सपीरियंस हो एक दूसरे के साथ। अब हो रहे उस मैच के दौरान स्टेडियम के अंदर मेयर और कई सारे ऑफिसर्स भी आ चुके थे। मेयर तो देखने पर काफी परेशान लग रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी थी। मैच खत्म होने के बाद जब मेयर जूड से मिलते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश थे उसके लिए, क्योंकि जूड पहला इंसान था जो उस टाउन से बाहर जा रहा था अपनी नई लाइफ बनाने के लिए। वो तो जूड को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट करते हैं और नए फ्यूचर के लिए काफी बधाइयां देते हैं। जूड अब वहां से चला गया था। जूड ने तो हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी कर ली और वो कुछ ही समय के अंदर निकल पड़ा था न्यूयॉर्क सिटी के लिए। जूड के फादर और मदर बहुत ज्यादा उदास थे अपने बेटे को इस तरीके से दूर जाता हुआ देखकर, पर उसके करियर के लिए उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों कार से दूर जा ही रहे थे तो वो वाला इलाका आ गया जहाँ से वो इविल ग्राउंड काफी पास में होता है। अचानक ही उनकी कार के ऊपर एक कौवा आकर डायरेक्टली टकरा गया, जिससे कि जूड की कार का फ्रंट मिरर पूरी तरीके से टूट जाता है और अब वो दोनों इस तरीके से टाउन के बाहर तो नहीं जा सकते थे। जूड और उसकी वाइफ जब कार से बाहर निकलकर चेक करते हैं तो उन दोनों को वहाँ पर टिमी का कुत्ता दिखाई दिया था और वो कुत्ता बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। दरअसल सच्चाई ये थी कि टिमी के कुत्ते को टिमी ने, जो कि इविल बन चुका है, उसने उसी रात मार दिया था, पर टिमी के फादर ने उस कुत्ते को भी जमीन के अंदर दफना दिया, जिससे कि वो भी जिंदा हो गया, लेकिन इविल बनकर। अब जूड और उसकी वाइफ टिमी के कुत्ते को लेकर उसके घर पर जाने लगी ताकि वो टिमी का कुत्ता
कुत्ता सही सलामत उसके घर पर छोड़ दे। वो दोनों लगातार ट्रेवल करते हुए दूर जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जूड के बेस्ट फ्रेंड बेन को देखते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ रहा करता था। बेन की बहन अलग अलग टाइप के जानवरों के मास्क बनाने का काम किया करती थी और उन लोगों का भी प्लान होता है कि वो शहर में जाकर अपने मास्क बेचेंगे। पर बेन अपनी बहन की इन सारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो कहता है कि मैं स्टार्टिंग से ही इसी टाउन में रहा हूँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा। वो दोनों तो एक बागीचे में बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं, पर तभी हमें दिखाया गया कि सनफ्लावर के एक फूल के ऊपर बहुत अजीब तरीके के निशान बन चुके हैं और उसके ऊपर पूरा खून लगा हुआ था। इसका स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम इविल ग्राउंड की तरह बन जाता है, एकदम सर्कुलर टाइप। बेन को ये चीजें बहुत अजीब लग रही थी, इसीलिए वो देखने चला गया, पर अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। बेन के हाथ में तो एक नुकीली सी चीज घुस गई थी जो उसे बहुत ज्यादा पेन दे रही होती है। यहाँ अब हम जूड और उसकी वाइफ को देख रहे थे, जो टिमी के डॉग को उसके घर पर लेकर आ जाते हैं। टिमी घर के अंदर खड़ा हुआ बड़े अनजान तरीके से उन्हें देख रहा था, पर तभी अचानक टिमी के कुत्ते ने एग्रेसिव होकर जूड की वाइफ के हाथ पर काट लिया। वो तो उसके हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था और काफी डैमेज दे रहा था। जूड टिमी के डॉग को हटाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो हटता ही नहीं। जूड ने तो टिमी को भी कहा, लेकिन टिमी तो इन सारी चीजों में कुछ कर ही नहीं रहा था। अंत में टिमी बाहर आता है और अपना गन चलाता है, जिससे कि उसका कुत्ता जूड की वाइफ को छोड़कर घर के अंदर आ गया था। टिमी भी अपने दोस्त को कुछ कहता नहीं और वो भी अपने आप ही चला जाता है। जूड जल्द से जल्द अपनी घायल वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में आ गया और इसका इलाज होने लगा। अब जूड यहाँ पर कुछ हफ्तों के लिए वापस शहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ का इलाज जो हो रहा था। जूड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि आखिर ये चीजें कैसे हुई और टिमी आखिरकार इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। जूड हॉस्पिटल के बाहर आता है, तभी उसकी मुलाकात उसके बहुत पुराने दोस्त बेन से होती है। बेन भी हॉस्पिटल के अंदर अपने हाथ में लगी हुई चोट को मरहम पट्टी कराने आया था और अब इतने दिनों बाद दोनों की बातें एक दूसरे से होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन एक समय बाद उनका झगड़ा होने के कारण वो दोनों अलग हो गए। जूड तो यहाँ पर बेन से टिमी के बारे में पूछता है, क्योंकि जंग में से आने के बाद उसका बिहेवियर कुछ बदला सा है। बेन को भी इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसीलिए जूड को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। वो तो एक दिन डायरेक्टली चला जाता है टिमी के घर पर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि टिमी ने सामने की तरफ एक बहुत ही बड़े पिग को जान से मार दिया होता है और उसे वो काफी अजीब तरीके से खा रहा था। जूड इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ भी था कि आखिरकार वो क्या कहे। तभी अचानक वहाँ टिमी के फादर आ जाते हैं और टिमी को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन टिमी के फादर ने जूड को कुछ भी नहीं बताया और उसे भी जाने के लिए कहा। जूड को अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो सीधा अपने फादर के पास आ जाता है। जूड अपने फादर से सारी बातें पूछता है कि आखिरकार टिमी के साथ क्या हो रहा है और आप लोग मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हो। जूड को इस बात पर भी शक था, क्योंकि उसके फादर काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए, यानी कि इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा रीजन हो सकता है जो उसके फादर नहीं बता रहे थे। अब जूड की मदर जब वहां से जा रही होती है, तभी हमें उसके पैर पर कुछ काटे जाने के निशान दिखाई दिए, जैसे कि लग रहा था कि किसी ने उनके ऊपर हमला किया है। लेकिन जूड के फादर को तो सच्चाई पता थी उस इविल ग्राउंड के बारे में, जिससे शायद अब टिमी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। दूसरी तरफ हमें टिमी दिखाया गया, जिसकी हालत पहले से खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरीके से इविल के कंट्रोल में आकर सारी चीजें कर रहा था। उसने तो अपने घर में मौजूद चूहों को भी बहुत बुरी तरीके से खाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ टिमी अपने हाथों को काटकर खून की मदद से उन सारे फैमिलीज के नाम लिख रहा था जो उस टाउन में रहा करते थे। सबसे पहली फैमिली तो उसके अंदर जूड की होती है, फिर वो मेयर और कुछ पुलिस ऑफिसर, और फिर बाद में बेन और उसकी बहन की फैमिली। इन सारे लोगों के नाम पे वो सर्कल करने लगता है और कहता है कि मैं इन सभी को मार दूंगा, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी को उसी इविल ग्राउंड में दफना दिया जाएगा। इसीलिए अब इन सारी चीजों की शुरुआत करने के लिए टिमी एक फीमेल ऑफिसर के पास पहुंच जाता है और उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है। फीमेल ऑफिसर काफी ज्यादा डर गई और सीधा अपने ऑफिस में जाकर अपने मेयर को कॉल करती है। मेयर को जब उसने बताया कि टिमी काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, तो मेयर यहाँ समझ गया था, क्योंकि उसे इविल ग्राउंड के बारे में पहले से पता होता है। वो इतना जानते थे कि टिमी मर चुका है और टिमी को उस इविल ग्राउंड में दफनाने के बाद वो एक इविल के कंट्रोल में आ गया। मेयर तो सिंपली उस फीमेल पुलिस ऑफिसर से कहने लगा कि तुम चौकन्ने रहना, लेकिन तभी अचानक उस फीमेल ऑफिसर के पास टिमी का डॉग आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं मार देता है।
यानी कि टिमी ने अपना पहला शिकार कर लिया है। अब हमें टाउन के मेयर को दिखाया जाता है जिसने कि कई सारे ऑफिसर्स को एकजुट किया मीटिंग करने के लिए। वहां पर तो जूड के फादर भी आए थे और चौंकाने वाली बात होती है कि वो लेडी ऑफिसर भी आ चुकी थी। उसके चेहरे पर काफी काटे जाने का निशान होता है जो कि टिमी के कुत्ते ने काटा था। उस समय जब लेडी ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ तो वहां का मेयर भी उस जगह पर पहुंच चुका था और उन्होंने उस कुत्ते को जान से मार दिया जिससे कि लेडी ऑफिसर बच जाती है और अब सिर्फ उन्हें टिमी को जान से मारना है। दरअसल उस इविल ग्राउंड के बारे में इन सभी लोगों को पहले से ही पता है और ये सब शुरुआत से ही टाउन को बचाने के लिए उन लोगों को खत्म करते थे जिन्हें कि इविल ग्राउंड में दफना दिया जाता था और वो इविल बनकर वापस आते थे। दरअसल बात ये थी कि ये काम इन लोगों के फोर फादर्स यानी कि पूर्वज किया करते थे। तब से ये काम जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ता जा रहा है और अब करंट टाइम पे ये सभी लोग टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सभी डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें टिमी को मारना ही होगा क्योंकि फिलहाल के लिए डेविल उसके बॉडी पर कब्जा कर चुका है और वो उससे जो चाहे वो करवाएगा। अब हमें यहाँ पर जूड बेड पर सोया हुआ दिखाई देता है लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुल गई और वो देखता है कि खिड़की के बाहर कोई तो अनजान शख्स खड़ा है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है। जूड इस बात से बहुत ज्यादा डर गया और वो सीधा चला गया होता है अपनी गन लेने के लिए। वो तो बाहर निकलकर गन पॉइंट करके चिल्लाता है कि आखिरकार कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ उसके खिड़की के यहाँ पर एक सीढ़ी लगाई गई होती है। जूड तो सड़क की तरफ चला गया अपनी गन लेकर, लेकिन उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें कि उसकी बेन और टिमी की फोटो थी और वो बचपन में एक साथ रहा करते थे। लेकिन अब बेन और जूड के चेहरे को तो किसी ने जला दिया था, यानी कि टिमी का अगला शिकार यही दोनों है। अचानक अब एक ट्रक जूड के पास से गई जो कि उसे टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूड उससे बचता हुआ सीधा अपने घर में आ जाता है। तभी अचानक खिड़की पर से बेन आ गया था जिसके ऊपर जूड ने गन पॉइंट कर दिया, लेकिन बेन डर के मारे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे कि तुम ढूंढ रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा इसीलिए भागते हुए चला आया क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। वो दोनों साथ में मिलकर डायरेक्टली वहाँ से चले गए चर्च के अंदर जहाँ शायद उन्हें अपने सवालों का कुछ जवाब मिल जाए। पर अब हमें दिखाया गया कि बेन की सिस्टर के पास अब टिमी पहुंच चुका है जिसने कि तुरंत ही हमला कर दिया और उसके पेट में एक चाकू स्टैब कर दिया। हालांकि बेन की सिस्टर अपने आप को बचाकर वहां से भागने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही टिमी ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरीके से मारकर उसकी जान ले ली। टिमी तो बेन के सिस्टर की डेड बॉडी को लेके जाकर उसी इविल ग्राउंड में दफना देता है, जिससे कि कुछ समय बाद वो भी अब इविल के कब्जे में आकर जिंदा हो जाएगी। यहाँ बेन और टिमी लगातार वहाँ के फादर से पूछताछ करने लगी कि आखिरकार जो चीजें टाउन में हो रही हैं उसके पीछे का रीजन क्या था। एक फादर ने सारे रिकॉर्ड्स उन्हें दे दिए जिसमें कि इस टाउन की हिस्ट्री के बारे में लिखा होता है और साथ ही साथ वो बता रहे होते हैं कि कई साल पहले लुडलो नाम के एक आदमी ने इस पूरी जगह को ढूंढा था, यानी कि वो इविल ग्राउंड। उसने सारी जगह एक्सप्लोर करके अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया जो कुछ समय में वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अब अचानक उन सारे साथियों को अपना वो लीडर यानी कि लुडलो दिखाई नहीं देता। वो किसी अनजान तरीके से गायब हो चुका होता है, इसीलिए अब सभी लोग लगातार ट्रेवल करते हुए लुडलो को ढूंढने लगे थे। वो सभी तो चलते चलते उसी इविल ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी तो उन सभी को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक इविल ग्राउंड है और तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो शायद अब खत्म हो चुका है। एक आदमी अब जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है लुडलो जो किसी अनजान जानवर की डेड बॉडी को खा रहा था। वो आदमी जैसे ही लुडलो के पास गया तो वो बहुत ही खौफनाक तरीके से उसके ऊपर झपट्टा मारता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल करके जान से मारने लगता है। ये सारी चीजें लुडलो से वो शैतान करा रही थी। लुडलो के बाकी सारे दोस्तों को सच्चाई पता चली तो उन्हें अब मजबूरी में आकर लुडलो को जान से मारना पड़ा। भले ही वो उनका दोस्त था पर अब शैतान को खत्म करने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। बेन और जूड को सारे रिकॉर्ड्स में से ये पता चला कि वो डेविल ग्राउंड इस तरीके से कभी शांत नहीं होने वाला था। वो एक डेविल का पेट होता है जिसके अंदर अगर कितनी भी डेड बॉडीज डाल दी जाए वो बिल्कुल भी कभी रुकेगी नहीं। और अब वो डेविल पूरी तरीके से टिमी के ऊपर कब्जा कर चुका है जो उन सारी फैमिलीज को खत्म करने के पीछे पड़ा था जिन्होंने कई साल पहले लुडलो की जान ली थी। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जूड, बेन और उस टाउन में जितने भी लोग रहते थे वो कई साल पहले इसी टाउन में आए हुए लोगों के वंशज हैं। इसीलिए वो शैतान टिमी के माध्यम से उन फैमिलीज के नाम लिख रहा था जिसके ऊपर उसे हमला करके जान से मारना है।
अब यहाँ एक तरीके से बेन और जूड को सारी बातें पता चल चुकी होती हैं और वो समझ चुके थे कि हमें किसी भी हालत में टिमी को खत्म करना होगा ताकि हम उस शैतान को कत्ल करने से रोक लें। अब हमें यहाँ जूड के फादर को दिखाया गया जो कि एक बुक को ओपन करके चेक कर रहे थे। ये किताब उनकी फैमिली में पूर्वजों से चली आ रही थी जो हर अगली जनरेशन में पास ऑन होती है। और उस किताब को पढ़ने के बाद ये पता चला कि जो भी इंसान उस शैतान से इन्फेक्टेड होता है उसे खत्म करने के लिए उसकी आंख पर हमला करना पड़ेगा, तब जाकर वो शैतान उस इंसान की बॉडी को छोड़ेगा और वहां से आजाद होगा। वहीं अब जूड अपने फादर के पास आकर उसे सारी बातें बता देता है कि मुझे अब उस इविल ग्राउंड के बारे में सब बातें पता चल चुकी हैं। इसीलिए अब जूड के फादर अपने बेटे को लेकर उसी पेट सिमेट्री के पास चले गए थे। जूड जैसे ही ग्रेवयार्ड के अंदर इंटर होता है तो उसे महसूस होने लगा कि इस जगह से थोड़ी दूरी पर ही वो डेविल ग्राउंड मौजूद है, यानी एक तरीके से उन्हें किसी भी हालत में टिमी को खत्म करना ही होगा। जूड के फादर निकल पड़े थे अपने बाकी टीम मेंबर्स को जमा करने के लिए। बेन जब अपने घर पहुंचता है तो वो सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। वहाँ पर खून के धब्बे भी मौजूद थे, पर बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी बेन को अपनी सिस्टर नहीं मिलती। लेकिन तब पता चला कि बेन की सिस्टर उस हॉस्पिटल में चली आई है जहाँ पर जूड की वाइफ एडमिट थी। जूड की वाइफ जब बेन की सिस्टर को देखती है तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, क्योंकि बेन की सिस्टर तो अब मर चुकी है और वो इविल के कब्जे में है। बेन की सिस्टर ने तो आते समय सिस्टर और डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया था, पर ये बातें अभी तक जूड की वाइफ को पता नहीं होती। वो तो बेन की सिस्टर को बिठाकर उसके हाथ पांव पोंछने लगी, पर अचानक जैसे ही वो उसके पैर को टच करती है तो उसके पैरों की चमड़ी निकल रहे थे। ये मोमेंट बहुत डरावना होता है, इसीलिए जूड की वाइफ वहां से डर कर भाग रही थी। उसे तो रास्ते में एक मरा हुआ डॉक्टर मिलता है जिसे बेन की सिस्टर ने ही मारा था। इतनी ज्यादा तेजी से चिल्लाने के कारण वहां नर्सेस आ जाती हैं, पर बेन की सिस्टर जो डेविल के कब्जे में थी उसने तो नर्स को चाकू से मार दिया, जिसका पूरा खून जूड की वाइफ के मुंह पर घिस जाता है। और अब यहाँ डेविल के कहने पर बेन के सिस्टर जूड की वाइफ को अपने साथ लेकर चली गई। थोड़े समय बाद जब जूड वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसकी वाइफ वहां पर मौजूद नहीं है और उस जगह पर खून से लिखा हुआ था फार्म, यानी कि ये वही फार्म की बात कर रही है जहां पर टिमी रहा करता था। जूड तुरंत ही अपनी कार में बैठकर टिमी के घर के पास पहुंच गया, जहां पहले ही जूड के फादर, मेयर और कई सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि इस पूरे जंग के अंदर अब टिमी के फादर भी उनके साथ हैं, क्योंकि टिमी के फादर को एहसास हो गया कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है और वो भी चाहते हैं कि उसका बेटा टिमी मर जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो इसी तरीके से लोगों को जान से मारता रहेगा। उन सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो घर को पूरी तरीके से जला देंगे। इसीलिए वहाँ का एक ऑफिसर घर के चारों तरफ पेट्रोल डालने लगता है। बाकी सारे लोग अपने हाथ में गन लेकर अंदर घुस गए ताकि वो टिमी को ढूंढकर जान से मार दे। जूड को तो अपने वाइफ की तलाश थी कि आखिरकार उसके साथ क्या किया गया होगा। वो सभी लोग तो अंदर की तरफ मौजूद ही थे, लेकिन अब एक ऑफिसर जो बेसमेंट में मौजूद था उसके ऊपर टिमी ने हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया। यहाँ तक कि टिमी मेयर को भी खत्म कर देता है। और अब बारी थी बाकी 3 लोगों की जो कि ऊपर की तरफ थे। यहाँ जूड के फादर और बेन मौजूद थे, जिनके सामने अब बेन की सिस्टर आ जाती है। उसने तो डेविल के कहने पर अपने भाई बेन के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया। जूड अपनी गन लेकर उसके ऊपर फायर करने ही जा रहा था, लेकिन बेन उसे रोकता है क्योंकि ये उसकी बहन है। बट ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फिलहाल के लिए ये डेविल के कब्जे में है। जूड के फादर ने उन सभी की प्रोटेक्शन के लिए बेन की सिस्टर के ऊपर हमला किया। हालांकि थोड़ी देर के लिए उन्हें लगने लगा कि उसकी बहन मर चुकी है, पर वो फिर से जूड के फादर के सामने आकर उसकी बॉडी में गन घुसा देती है, जिससे जूड के फादर वहीं मारे गए। अब इन सारी चीजों की वजह से बेन ने खुद गन उठाया और अपनी बहन की आंख में गोली मार दी, जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। अफसोस की बात ये थी कि जूड को अपने फादर को खोना पड़ा। फिलहाल के लिए अब टिमी के फादर बेन और जूड को एक नीचे वाले रास्ते से बेसमेंट में लेकर जा रहे थे, क्योंकि वहां से एक बाहर निकलने का रास्ता था। पर उन्हें इस बात का क्या पता था कि टिमी तो बेसमेंट में ही मौजूद है। जूड को वहां पर कई सारे सुरंग मिलती हैं और उसी एक सुरंग के अंदर उसे लॉकेट मिला था जो उसकी वाइफ का होता है। जूड को लगने लगा कि शायद उसकी वाइफ यहीं कहीं मौजूद है, इसीलिए वो हर एक गुफा में जाकर चेक करने लगा। टिमी को जल्द से ढूंढने के लिए वो तीनों अलग अलग हो गए थे। टिमी के फादर जब लगातार आगे बढ़े तब उसका बेटा उसे सामने दिखाई दे रहा था। उसे अपने बेटे को जान से मारना था, लेकिन जैसे ही वो गन पॉइंट करते हैं तो उसे अपने बेटे के साथ बिताए गए वो छोटे छोटे पल याद आने लगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो तो टिमी का फादर है। उसके इमोशंस अभी तक उसके साथ जुड़े थे, लेकिन टिमी वैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे तो डेविल कंट्रोल कर रहा होता है। टिमी ने तुरंत ही अपने फादर के ऊपर हमला किया और उसे मार दिया।
थोड़ी देर बाद जब बेन और जूड वहां पर आते हैं तो उन्हें उनकी डेड बॉडी दिखाई दी। वो दोनों फिलहाल के लिए जल्द से जल्द बाहर निकलते हैं और जूड अपनी वाइफ को ढूंढने लगा। हमें पता चलता है कि टिमी ने जूड की वाइफ को एक ऐसी जगह पर ट्रैप करके रखा है जहां उसके ऊपर लगातार कीचड़ गिर रहे हैं और उसका मुंह भी बंद है जिससे कि वो कोई आवाज ना कर सके। टिमी भी फॉरेस्ट में आ गया था और वो बहुत ही चालाकी से सबसे पहले बेन पर हमला करता है और उसे कीचड़ में लेके जाके मारना चाहता था। जूड यहाँ पर बेन की मदद करता है और टिमी को काफी घायल कर देता है, पर टिमी ने बेन को एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया था कि अगर वो जरा भी मूवमेंट करेगा तो वहाँ एक ब्लास्ट होगा और बेन मारा जाएगा। टिमी तो अब अकेले जूड के पास चला आया और उसके ऊपर हमला करने लगा। जूड का निशाना उतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए गन की बुलेट टिमी की आंख पर नहीं लग रही होती। पर यहाँ बेन जिसका निशाना काफी अच्छा था वो ट्रैप में फंसे रहने के बावजूद भी एक ऐसा फायर करता है जो सीधा आकर टिमी के आंख पर लग गया था। आंख पर लगते ही शैतान का असर उसके बॉडी से खत्म हो गया और वो वहीं गिर गया। थोड़े समय के अंदर अंदर जूड अपनी वाइफ को भी ढूंढ लेता है और वो दोनों एकदम सही सलामत थे। उन्होंने अपने दोस्त बेन को भी वहां से छुड़ाया और सही सलामत टाउन के अंदर चले गए। हमें अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूड अपनी वाइफ के साथ उसी टाउन में रहने लगा था। अब उसके फादर नहीं रहे, इसीलिए जूड अब उनकी जगह लेना चाहता था, यानी कि वो भी अब बाकी लोगों की तरह इस पूरे टाउन की प्रोटेक्शन करेगा और इविल ग्राउंड से निकलने वाली इविल्स को खत्म करेगा। इसी तरीके से हमारी ये डेंजरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।